वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इंडियन इलेक्शन के बारे में हम अभी कुछ बात करने लगे कि भारत के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 24 जमाती इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के भारी अक्सरियत से जीत के दावे धरे रह गए। ऑल्दो वो गवर्नमेंट बनाने में बेशक कामयाब हो जाएं, अलायंस के जरिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो भी सकती है, लेकिन सिर्फ अगर मैं बात करूं कि जज्बात को उभारने के लिए जिस तरह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया था, सिर्फ उसी सीट की अगर बात की जाए तो 54,000 की ये इतनी बड़ी लीड के साथ यहां पे इस मार्जिन से हारी है। तो लोकसभा की 543 नशिस्तों के नताइज सामने आने के बाद भारतीय मीडिया और फिर इसके अलावा एजेंसीज के एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। टीवी एग्जिट पोल जो है वो भी गलत हुए और बीजेपी इत्तेहाद NDA भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुआ। और जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक मोदी की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद NDA को 294 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 234 सीट्स शामिल है। 543 ये जो सीट्स हैं इसके ऐवान में हुकूमत साजी यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए याद रहे नाज़रीन के 272 का ये नंबर है जो कि रिक्वायर्ड होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अब तक के नताइज के मुताबिक सादा अक्सरियत हासिल नहीं, ऑल्दो अलायंस की एक अलग बात है। और हुक्मरान जमात के ही मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने का इम्कान अभी भी बीजेपी का बरकरार है। और भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद की जानिब से भारी अक्सरियत ना मिलने पर स्टॉक मार्केट का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रैश कर गया। ये क्यों हुआ क्रैश? और 4 सालों के दौरान सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। अभी हमें रवि श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया है मजीद इस पे बात करने के लिए। रवि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। रवि, सबसे पहले तो मैं इंतखाबात से मुतालिक ही पूछूंगी, ये जो पॉल्स हैं ये एक्सपेक्टेड थे? बीजेपी की इंडिविजुअली मैं बात कर रही हूँ, क्या वोटर्स सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर जो आपके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा बदतर हालत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीनों में पूरे मुल्क में एक आतंक का माहौल बना दिया। ऐसा कर दिया कि तमाम अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया। कुछ के खिलाफ इन्होंने ED, CBI, इनकम टैक्स तरह तरह के उनके खिलाफ मुकदमे करके उनको परेशान करना शुरू किया। जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ की कांग्रेस है उसका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया गया। यहाँ पर कुछ एक जो मेयरल इलेक्शंस हुए उस तक के अंदर उन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का है उसने ये कहा कि आप जमहूरियत का कत्ल करने पे उतारू हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ये हालात जो आज आप देख रहे हैं इससे बहुत बदतर होने वाले थे, मगर ये जो इस तरह की हरकतें की गई इसके वजह से पार्टीज को अपने नेताओं को इस्तेमाल नहीं कर सके। पूरा जो चुनाव में जो प्रचार होता है वो नहीं करने दिया गया, उनके फंड्स फ्रीज कर दिए गए। ऐसे तमाम काम जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। और इस इलेक्शन का इकलौता मैसेज ये है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कद है वो बहुत छोटा कर दिया गया है। उनको कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी से 32 सीटें पीछे हैं। और जो 2 एलाइज के भरोसे पर वो सरकार बनाने की अपनी कवायद कर रहे हैं, उन दोनों का भी कोई बड़ा भरोसा नहीं है कि वो शायद ज्वाइन न भी करें। तो ऐसे हालात बन रहे हैं यहाँ पे। अगर ये सरकार किसी तरह से जोड़ तोड़ करके बन भी गई तो इसका जो भविष्य है वो बहुत खतरे में रहेगा और बड़ी कमजोर सरकार साबित होगी। रवि, आई ऑल्सो वांट टू मेंशन हियर जो स्टॉक मार्केट है कि अगर बीजेपी की जीतने की खबरें सामने आ रही हैं तो वो रिकॉर्ड तेजी सामने आ रही है, और अगर हारने की या उनकी सीट्स लूज करने की बात सामने आती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर रही है? ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और राहुल साहब ने कल इसको मेंशन भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनवाते हैं। अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। रवि, योर कमेंट ऑन दिस।
20 जनवरी 2023 को एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। उसके बाद पूरा का पूरा अडानी ग्रुप का स्टॉक क्रैश होकर के उनका मार्केट कैप 1/3 से नीचे आ गया था और ये हालात बने रहे बीच में भी। मगर ये जो आपने अभी अभी देखा है वो एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड किया गया है एग्जिट पोल के जरिए से। अगर आपने 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह देखा होगा तो पूरी ताकत से दिखाया गया तमाम चैनलों पर और तमाम एग्जिट पोल्स करके कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें तक पार कर रही है, कम से कम 360 तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा एनडीए का माहौल बनाया गया और शेयर मार्केट 3% ऊपर चला गया। भारतीय जनता पार्टी इस देश के कुछ चुनिंदा जो बिजनेसमैन घराने हैं उनकी पार्टी बन गई है। और जो ये अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, वो कल ही $45 बिलियन गंवा चुके, जो मार्केट 6% क्रैश हुआ, अपने 4 साल के अंदर सबसे नीचे की हालत में पहुंच गया है। तो एक ग्रुप खास तौर से जिसे अडानी और अंबानी भी एक ग्रुप इसमें शामिल होता है, वो ज्यादा इसमें फ्लक्चुएट नहीं करते, पर अडानी ग्रुप का तो पूरा का पूरा नसीब जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये आज नतीजे कल रात तक आए हैं, उनके बाद मार्केट फर्दर क्रैश होने की उम्मीद है। हालांकि आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, मगर ये निश्चित रूप से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। अच्छा रवि, if we particularly talk about some bigger states like महाराष्ट्र या फिर यूपी की बात की जाए, वहां पे ऑल्दो कैंपेन किसी और तरह से बाबरी मस्जिद को गिरा के वहां पे मंदिर जो कि पूरी दुनिया की हेडलाइंस भी बनी, उसको इतना हाईलाइट किया गया है, उसके बावजूद वहां से सीट्स का इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारना, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? बहुत ही गलत काम किया गया जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो अयोध्या जहां पर इन्होंने राम मंदिर बनाया उसी में 55,000 वोट से आज ये हार गए हैं। ये सारे प्रचार में कहते रहे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। जहां राम को लाए थे वहीं पर राम ने इनको हिसाब इनका बराबर कर दिया। और इस तरह का जो धार्मिक उन्माद, कम्युनल फ्रेंजी, जो फैनाटिज्म इन्होंने, फासिज्म फैलाया देश के अंदर, उसको देश की जनता ने जवाब दिया है। आपने कुछ राज्यों के नाम लिए सूमों के, एक उत्तर प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, एक बंगाल है, और भी 2-1 सूबे ऐसे हैं, राजस्थान भी है, और जिनमें इनको अब हार का सामना करना पड़ा है, काफी सीटें गंवानी पड़ी हैं। हालांकि इन्होंने कुछ 1-2 राज्यों के अंदर और मजबूती हासिल की है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, और उड़ीसा है, वहां पे इन्होंने सरकार बनाने की असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल इनको हर जगह पर अच्छी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वजह एक है कि यहाँ का जो नौजवान है वो बेरोजगारी, महंगाई और जो इम्तिहानों में जो बेईमानी की जाती है, पेपर लीक किए जाते हैं, उन सब से बहुत परेशान है। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ये जो पिछली बार 62 सीटें लेकर के आए थे वो महज 32 पे सिमट के रह गए हैं, और वहां पर समाजवादी पार्टी ने काफी बड़ा। रवि, डोंट यू थिंक दैट इंडिया राइट नाउ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बीजेपी के मुताबिक भी? देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आई डोंट डिस्प्यूट कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है। एक आम इंसान को, सड़क पे चलने वाले इंसान को पेट्रोल डीजल की कीमत, उसका आटा दाल का भाव, उसका आलू प्याज का भाव, उसके गैस का भाव, उन चीजों से फर्क पड़ता है, उसके बिजली के बिल से फर्क पड़ता है, तो बच्चों की पढ़ाई की जो बेतहाशा कीमतें बढ़ती जा रही हैं उससे फर्क पड़ता है। जीडीपी अपनी जगह पर है, वो कुछ एक चुनिंदा ग्रुप जो है वो अपना, जिनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, उस वजह से हम उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। मगर उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी परकोलेट होकर के डाउन द लाइन जो मैन ऑन द स्ट्रीट है उस तक तो उसका फर्क नहीं पहुंच रहा है। वहां पर तो आदमी बर्बाद है, जो गरीब गरीब होता जा रहा है, सिर्फ अमीर अमीर होता जा रहा है। सिर्फ 1% लोगों के पास में यहाँ पर 40% असेट्स इस कंट्री की जो है उनके हाथ में जमा हो गई हैं। वो एक पावरफुल लॉबी बन गए हैं। वो हर वक्त ये चाहते हैं कि उनके मुताबिक फैसले किए जाएं, चाहे वो माइन के जो प्रोडक्ट्स है, मेटल प्रोडक्ट्स है, उनके प्राइजेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो एयरपोर्ट के। इसका मतलब ये कि इसका जो अल्टीमेट फायदा है, जो गरीब आदमी है या जो किसी लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको पीसा जा रहा है, और जैसे अडानी ग्रुप है या फिर अंबानी ग्रुप है, अल्टीमेटली फायदा सारा उनको हो रहा है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही माहौल मुल्क के अंदर बन गया है। और आज जिस तरह से ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है जिन्होंने देश को लूटा है,
28 लोग जो 10 लाख करोड़ रुपए का यहाँ से पैसा लेकर के भाग गए हैं, उनको यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने ही बाहर लगाया है। उनसे अपना चंदा लेकर के उनको यहाँ से गायब कर दिया। उनको लाने की भी बात नहीं करते हैं। उनको कि पहले 2019 के इलेक्शन के पहले कहते थे कि हम विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वो जो फ्रॉडस्टर्स यहाँ से निकल गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। कुछ नहीं, 5 साल के बाद में उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इन्होंने ही भेजा है वहां बाहर। वो आराम से कोई एंटीगुआ में, कोई यूएस में, कोई लंदन में, कोई यूके में जम के बैठा हुआ है जाकर के, उनकी बात भी नहीं करते हैं अब ये। तो रवि, बीजेपी की इस हार में आप मुस्लिम कम्युनिटी या फिर बाकी माइनॉरिटीज जिनके खिलाफ ये सारा एक्सट्रीमिज्म, हिंदू एक्सट्रीमिज्म खुल के सामने आता है, इनका भी कोई रोल दिखाई देता है आपको बीजेपी की हार में? बिल्कुल, देखिए, लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। ये देश के आईन को बदलना चाहते थे, ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए 2019 की एक मिसाल हमारे सामने भी है जी, कि मुस्लिम्स को यहाँ पर दोयम दर्जे का भी नहीं कहूंगा, एक निचले दर्जे का नागरिक बना दिया, जिनकी आबादी 20 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को आप क्या खत्म कर देंगे? आप कोई अजान, हिजाब, हलाल, मदरसा, इस तरह के यूनिवर्सल सिविल कोड, ऐसे कानून बना करके लोगों को आप मतलब उनकी जो आजादी है, उनके जो राइट्स हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते हैं, आईन बदलना चाहते हैं, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की चीजों का जो वोटर है उसके ऊपर बड़ा उल्टा असर पड़ा है और उसने इनको अपनी जगह दिखा दी है। नरेंद्र मोदी हैज बीन कट टू साइज, दैट्स अ क्रक्स ऑफ दिस एंटायर इलेक्शन। रवि, कल जो ऑपोजिशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, उसमें उन्होंने हिंट्स दिए हैं कुछ कि एनडीए के जो अलायंस पार्टनर्स हैं या बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ कुछ निगोशिएशन हो सकती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। How do you see that? Rahul Gandhi has made it very clear. He said it that they are going to meet today and they will be definitely taking their allies into confidence first, whether they are agreeing to that or not. If they are agreeing to form a government, then they will be opening the doors to the BJP allies and they can definitely enter into a negotiation with them as well. So this is, their possibility is there. Rahul Gandhi has made it open and it made it clear. Yeah. अच्छा, एक और बात है कि मुझे वो नारा याद आ रहा है, 400 पार। So if you have to conclude that 400 पार, what it actually is not 300 पार। मजाक बन के रह गया वो। अब की बार 400 बार, इनकी नियत के ऊपर लोगों को शक हुआ। जो अब की बार 400 बार का नारा दिया, उस पे पब्लिक को इनकी नियत पे शक हुआ कि आप 400 सीटें क्यों चाहते हैं। भाई, देश में सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें ही काफी है ना। आप सरकार बना सकते हैं अगर आप सेवा करना चाहते हैं देश की, तो मगर आपका मकसद सेवा करने का नहीं है। आपका मकसद है आईन बदलने का, आपका मकसद है जमहूरियत खत्म करने का, आपका मकसद है विपक्ष को, जो अपोजिशन है देश का, उसको खत्म करने का। आपका मकसद है सारी एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उन सबको अपने कब्जे में लेकर के पूरे विपक्ष को परेशान करने का। तो आपकी नियत साफ नहीं है। आप 400 क्यों चाहते थे आप? इसलिए लोगों ने इनको बताया कि आपकी औकात 400 की नहीं है, आपकी औकात सिर्फ 200 की है। हम आपको 240 से ऊपर सीटें नहीं देंगे। अच्छा, सेलिब्रिटीज ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया अभी इलेक्शंस में, राइट? उनकी क्या पोजीशन है? कुछ एक जीते हैं, जैसे ये हमारे रामायण के एक गोविल हुआ करते थे, वो हार गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं। कंगना रनौत, जो काफी लाउड माउथ यहाँ की एक एक्ट्रेस हैं और बड़ा अपने आप को बहुत, मतलब वो बहुत पावरफुल समझती है, वो अभी कुछ ही टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, वो जीत गई हैं मंडी सीट से। और भी कुछ एक जो ज्यादा सेलिब्रिटीज इस बार मैदान में नहीं थे, क्रिकेटर यूसुफ पठान थे, वो वेस्ट बंगाल में, वो भी जीत गए हैं। तो इस तरह से ज्यादा सेलिब्रिटीज मैदान में थे नहीं इस बार। मेनका गांधी भी हार गई हैं और ये जो लोग कुछ एक मशहूर नाम थे वो मैंने आपको बताए। अच्छा, if you have to compare 2019 के elections and 2024 के elections, how would you analyze the overall situation? That was a one-sided election. 2019 was a one-sided election. It had happened after Pulwama and the so-called, they call it a surgical strike. I call that a surgical strike because nothing had happened. They said that we had attacked POK and
so many people were killed, etc., etc., but that not even a crow was killed over there. Entire foreign media and all agencies, they had seen the videos and the pictures of that place, but they capitalized on that, and they told people of that nationalism we have done, we have given a befitting reply to our enemies, to our enemies, etc., etc., and they were riding on a wave. So that 2019 was almost a एक तरफा लड़ाई थी, वो एक लेफ्ट साइडेड एक लहर में जीत गए थे, मगर इस बार वो लहर जैसी कोई बात नहीं थी। इस बार मोदी साहब की पूरी कलई खुल चुकी थी और पूरी सच्चाई सामने आ गई थी। तो ये एक नॉर्मल इलेक्शन था जिसमें इन्होंने अपोजिशन को हर तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की, इसके बावजूद अपोजिशन ने बड़ी ताकत हासिल की। रवि, अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो आई वांट टू नो कि फिर कश्मीर की क्या सूरत हाल होगी, और अगर लेट्स से कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या जो बीजेपी की जानिब से स्टेप लिए गए थे खासतौर पे 2019 वाला, वो क्या उसको रिवर्ट करेगी? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का रवैया जो इन चीजों पर रहता है वो बहुत ही एमिकेबल रहता है। मतलब वो हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं कि हम बैठे टेबल के साइड दोनों साइड में और इसके बारे में बातचीत करें। जैसा आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जम्मू की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, और कश्मीर की जो 3 सीटें थी, लद्दाख की सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है, और वहां पर महबूबा मुफ्ती और हमारे ओमर अब्दुल्ला साहब जो है वो हार गए हैं। एक इंजीनियर राशिद जिन्होंने दिल्ली की जेल से बैठ के चुनाव लड़ा है, इंतखाब वो जीत गए हैं वहां पे। तो ऐसा चेंजेस है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से भी कश्मीर के अंदर कोई हालात बदले नहीं है। ये कुछ सड़कें, टनल, रोड ये दिखा सकते हैं, मगर अगर कुछ देखा जाए सब्सटेंटिव क्या हुआ है तो पूरे 5 साल तक सिवाय फेलोवर के कुछ नहीं है। आज भी कश्मीर के अंदर वैसे ही सिविलियंस पर हमले होते हैं, वैसे ही आर्मी पर हमले होते हैं, वैसे ही लोगों की जानें जा रही हैं। मुझे लगता नहीं हालात में कोई बड़ी तब्दीली आई है 370 के हटा देने से। Ravi, Dhruv Rathi, a famous Indian YouTuber, he also has to say something about the situation. Let's listen to him first. लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम्स देश की आज ये हालत देखकर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी, मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। रवि, ध्रुव को आपने सुना है। अगर इंडियन एग्जिट पोल्स की बात की जाए, टीवी एग्जिट पोल्स की बात की जाए, न्यूज़पेपर्स की बात की जाए, मीडिया की ओवरऑल बात की जाए, तो वो 400 पार को ही सपोर्ट कर रहे थे। व्हाई इज दैट? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मीडिया इन दैट? क्या मीडिया को मतलब व्हाई इज मीडिया डूइंग दैट? इंडियन मीडिया वाज टोटली सोल्ड। वी कॉल दैट गोदी मीडिया। वो सरकार की गोदी में बैठे हुए लोग हैं। यहाँ के कुछ 8-10 चैनल जिन्होंने जिस तरीके से एग्जिट पोल बनाया एक फर्जी, और पूरे के पूरे तरीके से दिखाया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वापस बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आ रही है, वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया और उनका खेल बिल्कुल बिगड़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया को ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जो न्यूज प्रेजेंटेशन है वो पूरा एक तरफा है। आप यहाँ के चैनल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर 5वें मिनट पे सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर। वो विपक्ष के बारे में, विपक्ष के मुद्दों के बारे में, देश की तकलीफों के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ एक जिसे मैन वर्शिपिंग कहते हैं, व्यक्ति पूजा, वही करते रहते हैं और एक ही पार्टी के बारे में या एक ही लीडर के बारे में
वो सारा एक दिखाते रहते हैं। तो मीडिया को, यहाँ के इंडियन मीडिया को काफी जरूरत है। और मैं ध्रुव राठी को तो ऑलमोस्ट आई कॉल हिम ए डेमी गॉड एज फार एज इंडियन सोशल मीडिया इज कंसर्न। और ये लड़ाई यूट्यूब के ऊपर भी काफी ताकत से लड़ी गई है, क्योंकि वो रवि, आई एक आल्सो वांट टू नो, independent platform यूट्यूब पे ये यूथ ही है जो लड़ रही है, इंडियन यूथ ओवरऑल अगर देखा जाए यूट्यूब के अलावा भी, तो क्या वो भी अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं? इंडियन यूथ जो है वो यहाँ के टीवी चैनल्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है। उसको मालूम है कि यहाँ पर क्या दिखाया जाता है। दे ट्रस्ट ऑन ट्विटर, दे ट्रस्ट ऑन इवन फेसबुक वाज आल्सो compromised, but as far as Twitter is concerned, Insta is concerned, or YouTube is concerned, they rely on it. They definitely watch it, and there are quite a few stars over there like चले रवि, we are short of time. Thank you so very much for joining us. ये देख के खुशी हो रही है कि पाक वोटर हो या फिर इंडियन वोटर हो, अब उनके अंदर इतनी सेंस आ चुकी है कि आप उनको कोई नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं, they are not going to buy that. तो आप उनको वही बेचें जो एक्चुअली बाय भी करने जा रहे हैं, जो हकीकत पे मबनी होगा, वो सिर्फ वही खरीदेंगे और फिर उसके बाद जाके वो आपको वोट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर। ये सेंस कहीं ना कहीं प्रिवेल हो रही है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं।